गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत कर रहा हूं हमारे मैथ से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां पे हमने पहले दिन अपना फर्स्ट शॉर्ट शॉर्ट कवर किया है। आई होप उसने आपको हेल्प किया होगा। और ऐसे ही आज हम लेके आए हैं अपना सेकंड शॉर्ट शॉर्ट। तो कोशिश हम करेंगे कि एक दिन में 2 से 2 आपको शॉर्ट शॉर्ट्स मिल जाए, ताकि आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर पाओ, हर एक इंपॉर्टेंट टर्म को सीख पाओ, कैसे क्या चीज काम करती है। और किसी भी तरह का टर्म अगर आपसे छूट गया है ना, किसी भी बेसिस पे गलती से भी छूट गया, तो वो अब ना बचे। समझ गए बात को। तो हर चीज के नोट्स बनाइए, उनको कई बार रिपीट करिए और तेजी से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम अपने सेकंड चैप्टर को, और स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर्स में कौन कौन से टर्म हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। व्हाट इज द पोटेंशियल? तो पोटेंशियल डिफाइन होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आपको किसी भी तरीके से चार्ज को जब लेके आना है, तो बिल्कुल भी उसमें किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लोएस्ट वर्क करना है। अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो जो आप वर्क डन करोगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको जो पोटेंशियल एक्चुअल में मिलना था, वो पोटेंशियल का रिजल्ट डिक्रीज होके मिलेगा। क्या बात समझ गए? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा, तो किसी पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नॉट। कोई यूनिट पॉजिटिव हम टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, कहां से? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं या फिर किसी पॉइंट से लेके आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल की यूनिट हम क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखने वाले। क्या बात समझ गए? अब क्योंकि केवल हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में मेरा जो एक पॉइंट है वो कहां पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। ऐसी कंडीशन पे इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाता है? इज इक्वल टू 0 हो जाता है। एंड फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा V इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नॉट। क्या बात समझ गए? ये डिफाइन हुआ किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बात समझ गए? अब एक्चुअल में जो होता है सर, वो हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ कि जब तक कोई 2 पॉइंट मेरे पास नहीं होंगे, मैं पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहां पे फिर से लिखूं वी ए माइनस वी बी, तो क्या मिलेगा? वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, जो चार्ज हम लेकर मूव कर रहे हैं। क्या बात समझे? और जब किसी एक स्पेशली पॉइंट के लिए डिफाइन करना हो, तो हम उसे कहां लेट करते हैं? इन्फिनिटी पे, जिससे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी यूनिट क्या हो गई हमारी? वोल्ट हो गई। क्या इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई सबको? ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी तुम वर्क डन करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो आप वर्क डन करोगे, ठीक है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होने वाला है। सर क्या होने वाला है? पाथ इंडिपेंडेंट होने वाला है। साथ में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सर वो भी हमारा क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कोई दूसरा पाथ ले लेने से पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आ जाएगा। अभी कोई पूछे कि ऐसा क्यों होगा, या फिर रीजन असर्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो रीजन में क्या दोगे? तो आप बताओगे जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। दैट्स व्हाई वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना हो, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। क्या बात समझ में आई? क्या रिजल्ट आया? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सही है? क्या बात सबको समझ में आ रही है? एग्जैक्ट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या बात तुमको समझ में आए? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, जहां पे Q क्या है? सोर्स चार्ज है, R क्या है? वहां की डिस्टेंस है। समझ गए बात को? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप मुझसे पूछो कि सर विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा?
तो इंपॉर्टेंट बात है सर, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट डिफाइन करते हैं। पहला एक्सियल डिफाइन होता है और दूसरा कौन सा डिफाइन होता है बेटा? इक्वेटोरियल डिफाइन होता है। अब एक्सियल के लिए जब आप जाओगे तो बहुत सिंपल है, आराम से देखो कैसे रिजल्ट आएगा। V इज इक्वल टू के पी बाय, हर बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब लिखते थे और यहाँ पे आप लिखोगे आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है। और इक्वेटोरियल की सर खास बात क्या है कि वहां पर पोटेंशियल का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। पोटेंशियल का रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। तो इस पर हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं, ठीक है, इस पे हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मुझे यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स गिवन कर दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि ये वैल्यू है 3,0 समथिंग और ये वैल्यू कोई है -7,0 समथिंग, ठीक है। और फिर मुझसे बोला जाएगा कि इस यहां से या फिर यहां से एक मैं कोई क्यू चार्ज लेकर मूव कर रहा हूं, तो बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इस तरह के अगर वो क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा डाइपोल रखा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ लिखा होगा -Q, ये लिखा होगा +Q, इनकी भी कोई लोकेशन होगी। अब जरा देखो, इस पॉइंट पे अगर तुम मूवमेंट करो तो इक्वेटोरियल लाइन है, इस इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप वर्क डन करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ही जीरो है, पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी कितना हो गया? जीरो हो गया। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? इस लाइन पे कभी भी वर्क डन करोगे तो जीरो आएगा सर, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखना। आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे चार्जेस मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस है 1 2 3 4 5 6, कहीं पे भी रखे हो। Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5 हो गया, डैश डैश करके Qn हो गया, बहुत सारे, ठीक है। और इनकी वजह से मुझे किसी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया और इस पे मुझे डिफाइन करना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे हर एक जगह से वहां की डिस्टेंस को पहले मैच करेंगे। सबकी डिस्टेंस मिलेगी। Q3 के लिए डिस्टेंस R3 होगी, Q1 के लिए डिस्टेंस R1 होगी, Q2 के लिए R2 होगी, Q5 के लिए R5 होगी। इस तरह से डिस्टेंस हम लिखेंगे। फिर नेट पोटेंशियल आप कैसे लिखोगे? V net इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैट 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 शो ऑन Vn। सारे चार्जेस के टर्म से जो पोटेंशियल निकल के आया आप उसे क्या करोगे? ऐड कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? देयर इज नो डायरेक्शन, तो सीधे ऐड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको दिमाग में एकदम छाप लो, ठीक है, नोट कर लो एकदम, कि जो भी सर स्केलर क्वांटिटीज होती हैं सर, स्केलर क्वांटिटीज होती है मतलब जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, उनके फॉर्मूले में जब चार्ज पुट करो तो हमेशा विद साइन पुट करना, हमेशा विद साइन, ठीक है। जिनमें डायरेक्शन होती है उसमें साइन रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्शन देख लेते हैं, है ना, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो वहां से मेरा एक कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं है, तो मुझे क्या हर बार ऐड कर देनी चीजें? नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे? क्यू की वैल्यू को प्लस और माइनस के साथ रखोगे ताकि चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट होते रहे। समझिए, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू साइन रखना है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है। क्या बात समझ गए? ओके, तो कभी गलत नहीं होगा। आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अगर मुझे कोई यूनिफॉर्म शेल दे दी जाए, ठीक है, वो चार्ज्ड हो, ऐसे करके देखो, ये चार्ज कर दिया हमने, एक शेल लिया उसको चार्ज कर दिया। अब इसकी वजह से अगर मुझसे पोटेंशियल पूछा जाता है तो ध्यान से समझना, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल V होगा, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल V होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आता है वो जीरो आता है, ठीक है। हमेशा E की वैल्यू आपको शेल के अंदर जीरो मिलेगी, तो V हमेशा कितना मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। आगे सीखेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो V इज इक्वल टू KQ बाय विच डिस्टेंस? R सर। आई बात समझ में? ओके, फिर यहां से यहां तक सरफेस तक जाओगे, अंदर किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको ऐसी वैल्यूज देखने को मिलती रहेंगी, बस आर की वैल्यू थोड़ी थोड़ी आप कम रखना। तो हर जगह कांस्टेंट चल रहा है, तो हर जगह कांस्टेंट चल रहा है तो अमाउंट क्या होगा? इसी के इक्वल होगा। फिर आप सरफेस तक आओगे, तो जब तक आप सरफेस पे पहुंचोगे तब तक सेम यही वैल्यू चलेगी। क्या बात समझ गए? अब जैसे ही तुमने सरफेस को क्रॉस किया, यानी आप आउटसाइड आ गए। जब आप आउटसाइड आओगे तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेडियस कुछ बढ़ेगी, है ना, R इज ग्रेटर देन ऑफ R हो जाएगा, तब जाके तुम्हारे पोटेंशियल में थोड़ा सा फर्क आएगा, दैट इज द KQ बाय कैपिटल R, है ना। अगर मैं यहां से इसका ग्राफ देख लूं कि सर मुझे यहां से इसका ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, तो अगर मैंने इधर लिखा पोटेंशियल और इधर मैंने लिख लिया R, तो ऐसी कंडीशन में देखो ये वैल्यू पहले एक फिक्स्ड वैल्यू पे चलेगी, जीरो से स्टार्ट हुआ, पोटेंशियल फिक्स है, चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते।
तो ये तुम्हारा सरफेस आ गया, ठीक है, ये सरफेस आ गया, मैं इसको r डैश लिख के दूं, ये सरफेस हमारा r आ गया, ठीक है, तब तक कांस्टेंट। इसके बाद जैसे ही कैपिटल r आया तो देखो हमारा रिलेशन r के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज करोगे तो मेरा ग्राफ डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर हुआ? ये कहाँ की वैल्यू है, ये अब r आ गए, जहां पे r इज ग्रेटर देन ऑफ r है, ठीक है, तो ऐसे करके डिक्रीज कर जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? सबको पॉइंट्स क्लियर हुए? तो इसमें जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते जाएंगे और एड अप करने चले जाएंगे। समझ गए बात को? स्केलर क्वांटिटी होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगली बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होती है सर इक्विपोटेंशियल सरफेस? ध्यान से, क्या होती है सर? एक ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक ऐसी सरफेस सर, एक ऐसी सरफेस, कोई सी भी कैसी भी सरफेस हो, एक ऐसी सरफेस जहां पे अगर मैं पोटेंशियल चेक करने जाऊं, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल चेक करूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये ए पॉइंट है, फिर मैंने बोला ये बी पॉइंट है, तो VA इज इक्वल टू VB आना ही चाहिए। इसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सर इसकी खास बात क्या होगी, खास बात क्या होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी? सबसे पहले सर V इज कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पे V की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, कांस्टेंट होने वाली है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर V का कांस्टेंट हो गया तो चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो जो तुम्हारा वर्क डन है इस सरफेस पे वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, जो भी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किससे भाई, तुम्हारे इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। क्या बात समझ गए, क्या बात समझ गए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, और इंपॉर्टेंट बात को ऐड करते हैं, और इंपॉर्टेंट बात सीखो। और क्या होगा, जो हमारी सरफेस होती है, ठीक है, जो हमारी सरफेस होता है सर, ये क्लोज होता है कहां पे सर, ये क्लोज होता है कहां पे, जहां पे E क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, जहां पे E क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग हो। सेम ऐसे ही यही सरफेस हमारी क्लोज की जगह दूर दूर होना शुरू हो जाती है, फॉर हो जाती है सर, कहां पे, जहां पे E हमारी क्या हो बेटा, वीक हो, जहां पे E हमारी क्या हो, वीक हो। तो ये सब बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस डिजाइन कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया मुझसे कि चलो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस डिजाइन करो, ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से जो बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बिल्कुल लुक लाइक ऐसा होना चाहिए। देखो फिर अगली बार जब चलोगे तो थोड़ा देखो और क्लोज रखा है मैंने। अब अगला नंबर में क्या करोगे, गैप बढ़ा दो, गैप बढ़ा दो, क्योंकि फील्ड लाइन दूर दूर जा रही है। जैसे जैसे फील्ड लाइन दूर दूर जाएंगी सरफेसेस गैप होगा, बढ़ेंगे। अभी पहले क्लोज देखा था वहां पे, क्लोज और फॉर, तो देखो यहाँ फील्ड लाइंस क्लोज है तो इसलिए पहले पास पास है। अब जैसे फील्ड लाइन फैलती जाएंगी दूर होते जाएगा। सर कैसे, देखो फील्ड लाइंस दिख रही है सबको, ये फील्ड लाइंस दिखी सबको, बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां से निकालनी है आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ फील्ड लाइन क्लोज है इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्लोज है, और जैसे ही लाइंस दूर दूर हो रही हैं वैसे ही क्या हो रहा है सर, सरफेस के बीच में गैप क्रिएट होना चाहिए। समझ के बात को? ऐसे माइनस क्यू का देगा तो बस एरोस क्या करना, चेंज कर देना। चलो मैं सेकंड कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, हम सेकंड कर लेते हैं। चलो सेकंड में कर लेता हूँ, यहाँ प्लस रख देता हूँ और यहाँ माइनस रख देता हूँ। चलो बनाओ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे बनेगा, फील्ड लाइंस बना लो। अगर नहीं समझ में आता तो सबसे पहले फील्ड लाइन बना दो। क्या करो, प्लस से फील्ड लाइंस निकालो, माइनस में एंटर करो, प्लस से निकालो, माइनस में एंटर करो, प्लस से निकालो, माइनस में एंटर करो। ऐसे ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। चलो और बना लेते हैं ताकि बहुत क्लैरिटी से हमें बातें समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे करके निकलेंगे सब, ठीक है, और सब कहाँ जाने की कोशिश करेंगे सर, माइनस में। और ऐसे घूम फिर के सब कहाँ पे आ रही है, माइनस में आ रही है। देखो ये देखो बन गई फील्ड लाइन, सिंपल। ओके चलो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं दूसरा कलर ताकि तुम्हें क्लियर हो, समझो ध्यान से। यहाँ फील्ड लाइन दूर दूर है और इस रीजन में देखो फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोजली आ गई। यहाँ देखो फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोज है, यहाँ की फील्ड लाइन सभी दूर दूर दिख रही है। तो क्या करोगे, देखो सरफेस कैसे बनाओगे, ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो पहले तो एक सरफेस बना दो, ऐसे बन गया। अब जब अगली सरफेस बनाओगे तो इधर वाला क्लोज रखना और इधर गैप रखना, फिर से इधर क्लोज रखना और इधर गैप रखना, फिर से इधर क्लोज रखना और इधर गैप रखना। दिख रहा है, दिख रहा है पोटेंशियल सरफेस से। जाओ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पहला सरफेस बनाओ, फिर इस तरफ बिल्कुल क्लोज करो, इस तरफ गैप बढ़ा दो, इस तरफ बिल्कुल क्लोज करो, इस तरफ गैप बढ़ा दो। सर इस तरफ क्लोज रखो और इस तरफ गैप बढ़ा दो। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, गैप्स दिख रहे हैं। इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी क्या होंगी, डिजाइन होंगी। समझ गए बात को? अब मैं तुमको दे दूं कि फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, बिल्कुल भैया पैरेलल है, तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो ना तो क्लोज होगी
ना तो फॉर होगी, इक्वल इक्वल आगे। तो ऐसी कंडीशन में जो तुम सरफेस लेके चलोगे वो कैसा होगा भाई, प्लेन सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, ये सब बातें दिमाग में रखनी है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है कि भाई जो पोटेंशियल का चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गई, इतनी सी बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी बाई मतलब the change of potential difference with respect to the change in distance is known as the potential gradient। पहले लाइन लिख ली मैंने। अब जब मैं इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखूंगा तो ये रिलेशन मिलता है मुझे माइनस डीवी बाई डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समझना, जैसे जैसे V और R का रिजल्ट समझो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता चला जा रहा है। देखो माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल का जो चेंज है, डीवी जो चेंज है वो धीरे धीरे कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा है। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ का पोटेंशियल ए है और यहाँ का पोटेंशियल बी है और आपसे बोला जाए विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, तो आप क्या बोलोगे, वी ए इज ग्रेटर देन ऑफ वी बी। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। किसी पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइन यहाँ से निकल के जा रही थी तो ऐसा होगा, तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कम होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू आर डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ते हैं अमाउंट ऑफ पोटेंशियल गिरता है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो इसी पे मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन देता हूं और जो ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई किया जाए, सब लोग ट्राई किया जाए, आ जाओ। देखो मैंने तुम्हें यहां दे दिया प्लस चार्ज और मैं तुम्हें यहां दे रहा हूं माइनस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज से मैंने ये बना दिया आपके लिए फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5। ठीक है, और नेगेटिव से कैसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी इनसाइड आते हुए। ठीक है, ऐसे बनेगी, समझ रहे हो बात को। ओके, अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट देता हूं। इस जगह मैंने तुम्हें ए पॉइंट दिया, इस जगह मैं तुम्हें बी पॉइंट दे रहा हूं, इस जगह मैं तुम्हें पी पॉइंट दे रहा हूं और इस जगह मैं तुम्हें क्यू पॉइंट दे रहा हूं। चलो मुझे बताओ कि कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ का पोटेंशियल कम, कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ का कम। ठीक है, तो समझो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल गिर जाता है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, पहले पॉइंट ए था, यहाँ का पोटेंशियल वी ए लिखो, यहाँ का पोटेंशियल वी बी लिखो। आगे जाने पे पोटेंशियल गिरता है, आगे जाने पे पोटेंशियल गिरता है, मतलब बी की वैल्यू कम, ए वैल्यू ज्यादा। सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ फिर से, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही है, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, तुरंत लिखो पी पॉइंट पे वीपी लिखो और यहाँ क्यू लिखो। ठीक है, अब फील्ड लाइंस किधर जा रही है सर, इधर जा रही है, तो पोटेंशियल इस तरफ गिरेगा। समझ गए बात को, पोटेंशियल इस तरफ गिरेगा, इसका मतलब इस बार क्यू की वैल्यू ज्यादा है। समझे, कॉन्सेप्ट सीखे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की कहानी तुम समझ गए, समझ गए। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई 3 पॉइंट दे दिए जाए, ठीक है, ऐसा समझो मुझे कोई 3 एक्सिस दे दी जाए, एक ये दे दिया एक्स, ये दे दिया वाई, ये दे दिया जेड। ठीक है, और मुझसे कहा जाए चलो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, यहाँ का पोटेंशियल निकाल दो, है ना, कुछ भी निकाल दो। तो मान लो कि मैं किसी के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो देखो अगर मुझे एक्स डायरेक्शन की चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, dv बाई डी एक्स अपॉन में डी आर। ठीक है, आ रही बात समझ में, dv बाई डी एक्स अपॉन में डी आर। अगर मुझसे कोई कहे मुझे चाहिए y डायरेक्शन को, तो मैं क्या लिखूंगा, dv वाई अपॉन में क्या लिखूंगा, डी आर। चलो इसको और सिंपल कर देता हूं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिले। इसको मैं लिख देता हूं dx, इसको मैं लिख देता हूं dy। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। इसी तरह मुझे कोई दे दे कि भाई आप z का निकाल के दो, तो मैं z साइड का पोटेंशियल और z की डायरेक्शन मतलब उसकी डिस्टेंस वही यूज करूंगा और इस तरह से मैं इस डायरेक्शन के पोटेंशियल्स निकाल के आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा। ठीक है, ओके। एक लास्ट बात और देखो, अगर मुझे यहीं से, अगर मुझे इसी फॉर्मूले से कोई कह दे कि भाई पोटेंशियल कैलकुलेट करके दो, अभी तो एक्टिव फील्ड बढ़िया बढ़िया निकाल लो, अब तुमसे कोई कहे पोटेंशियल निकालो, तो तुम क्या लिखोगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। फिर क्या करोगे, नेट रिजल्ट निकालने के लिए दोनों तरफ मारोगे बढ़िया इंटीग्रेशन। क्या बात समझ गए, और कहां तक चाहिए तो वो आप स्टार्ट करो इन्फिनिटी से लेके उस डिस्टेंस तक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे फोन चेक करेंगे। चल रहा? ओके, वेरी गुड। ठीक है, आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी सर? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? कितनी बार सिखाया सर? ये स्टोर्ड एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, चलो यहां कैसे डिफाइन होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges। असेंबलिंग, चार्जेस को लाके असेंबल करना। कोई एक, जैसे मान लो कि डाइपोल है, एक प्लस चार्ज एक माइनस क्यू, तो लाके असेंबल करते हो तभी तो वो बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ला के आप उन्हें असेंबल करो और उसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं इस बात को यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई एक यहाँ पे Q1 चार्ज है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से यहां लेके आया। ठीक है, और यहां लाके रख दिया। ये कहां था पहले बेटा? इन्फिनिटी पे था। तो यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ा, कोई वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, एक Q2 चार्ज लेके आना चाहता हूं, वो भी इन्फिनिटी से। ठीक है, वहां से लेके आना चाहता हूं और उसे लाके मैं यहां असेंबल करूंगा। कहां पे? इस जगह पे लाके असेंबल करूंगा, किसी आर डिस्टेंस पे या किसी पे। तो जब इसको लेके तुम यहां आओगे तो देखो इस चार्ज ने यहां पे अपना पोटेंशियल बना के रखा होगा। चार्ज प्रेजेंट है तो पोटेंशियल होगा, चार्ज प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। ये वाला चार्ज कहेगा रुको तुम उधर जाओ, अगर ये मान लो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो तुमको क्या वर्क डन करना पड़ेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच के लाना पड़ेगा, फिर असेंबल करना पड़ेगा। तो जब भी आप देखो, समझो, पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होती है जब आप फोर्स के अपोजिट वर्क डन करते हो। ठीक है, कोई चीज उधर भेजे, तुम खींच के लाके उसको बनाए, तभी तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई। जब तुम छोड़ोगे तो वो वापस आपको काइनेटिक एनर्जी शोज करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज जबरदस्ती इधर खींच के लाया, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा, मैं अपोजिट उस ऑब्जेक्ट को खींच के लेके आ रहा हूं, अपने पास रखा हूं, पकड़ा हूं, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही छोड़ूंगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग में समझ लो, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं ना अपनी तरफ, स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग क्या कहती है कि खींच लो आराम से। नहीं, वो तो रोकती ना, मना करती है ना कि मत खींचो। हम खींचते, ताकत लगाते हैं, और जब खींचने के बाद छोड़ते तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, मतलब एनर्जी स्टोर होगी। समझे बात को? तो जब आप यहाँ लेके आओगे तो इनके बीच में क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पहली बार तो तुमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन अगली बार वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? V इंटू क्यू। कितना करना पड़ेगा? V इंटू क्यू करना पड़ेगा। कौन सा चार्ज लेके आओ? Q2 लेके आओ। ये किसका पोटेंशियल है? कौन पोटेंशियल तुम्हें रोक रहा? पहले वाले का पोटेंशियल। ये कहेगा कि मेरे अगेंस्ट वर्क डन करो, तब जाके मैं तुम्हें एनर्जी बना के दूंगा। चलो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, यही वाले को आगे बढ़ाते हैं। चलो यही लिख देता हूं। तो W इज इक्वल टू पहले वाले का 1/4πε0। Q1 था तो Q1 अपॉन R, और तुम किसको लेके आ गए? Q2 को लेके आ गए। तो फाइनली देखो ये जो एनर्जी है वर्क डन की, वो से मैं U के फॉर्म में लिखूंगा। तो U इज इक्वल टू क्या बनेगा? K Q1 Q2 बाय R। बन गई पोटेंशियल एनर्जी, बन गई। सिंपल, इजी, आया समझ में? चलो अब सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए चलते। 3 पॉइंट चार्जेस अगर मुझे दे दिए हो तो देखो कैसे 3 पॉइंट चार्जेस होंगे बेटा। देखो ये लिखा Q1, ये लिखा Q2 और ये लिखा Q3। सबको कहां से लाए होगे भैया? इन्फिनिटी से, है ना। सबको कहां से लाए हम भैया? इन्फिनिटी से लेके आए। तो पहले वाले को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे वाले को लाने में इसके अपोज में काम करना पड़ा होगा। जब ये वाला आया होगा तो इन दोनों के अपोज में काम करना पड़ा होगा। ऐसा ही तो हुआ होगा। तब देखो इसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल, भाई हमें फॉर्मूला सीखना, रिवीजन करना, बहुत बेसिक नहीं घुसना। तो देखो के दो के बीच में देखो कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, ये ना। तो देखो लिखो Q1 Q2 अपॉन R। इसके डिस्टेंस को R12 लिख देता हूं मैं। तो यहां लिखो R12 प्लस अब इनके बीच में भी तो एनर्जी होगी, तो लिखो K Q1 Q3। अब इसके बीच की डिस्टेंस को 13 लिख दो, तो R13 लिख दिया। फिर प्लस इनके बीच में भी तो एनर्जी स्टोर होगी, तो क्या लिखोगे? Q2 Q3। क्या डिस्टेंस रही होगी बेटा? तो इसको लिख देते हैं 2-3, तो लिख दिया मैंने 2-3। ठीक है, सॉरी, R के साथ मैंने लिख दिया 2-3। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ऐसे 4 हो, 5 हो, 10 हो, बस जोड़ते चले जाओ, करते चले जाओ। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी बनाओ। तो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी हमने जो बनाई उसमें तो कोई फील्ड पहले से थी नहीं,
कोई फील नहीं थी। जब एक चार्ज लाओ दूसरे चार्ज को लाके रखो तब हमें अपोज करना पड़ता था। अभी एक्सटर्नल फील्ड पहले से है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये वाला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप जाओगे 25 का पीवाईक्यू उठाओगे तो इस पे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सटर्नल फील्ड में चेंज निकालना था, बोला था कि सिस्टम ऑफ चार्ज है वो रखा हुआ है, ठीक है, फिर उसी सिस्टम ऑफ चार्ज को ले जाके एक एक्सटर्नल फील्ड में हमने रख दिया, तो अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो गया, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझो इसमें कैसे होगा, समझिएगा ध्यान से। आपने पहले दो चार्जेस लाके रखे Q1 Q2, जब आप ऐसा रखोगे r डिस्टेंस पे तो क्या इसके बीच में एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी सर, कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय R होगी। गेट इट, गेट इट। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी, इस पे भी फोर्स लगाएगी। यानी जब Q1 को हम इंफिनिटी से लेके आए हैं तभी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा है, ध्यान समझना, मुझे वर्क डन करना पड़ा है V इंटू Q। पहले से ही वर्क डन करना पड़ गया क्योंकि ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके पोटेंशियल्स है, तो पहले मुझे इतना वर्क डन करना पड़ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं प्लस, फिर मैं लिखूंगा प्लस, और फिर जब दूसरा लेके आओगे इन्फिनिटी से, दूसरा लेके आओगे इन्फिनिटी से, तो इसको लाने के लिए दो के अपोज में वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अपोज में, एक तो इसके अपोज में, तो देखो पहले से लिखा हुआ है, और जब यहां अंदर लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में, तो V इंटू Q अगेन, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इतना रिजल्ट आएगा, आई बात समझ में, इतना रिजल्ट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क डन करके देना पड़ेगा। चलो सर आगे देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, तो हम लोग ये सीख चुके हैं, U इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमें बेसिकली फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, अब यहीं पे हम क्या लेट कर लेते हैं कि भाई मेरा θ1 90 डिग्री पे असेंबल है, तो θ2 को मैं थीटा लेट कर लेता हूं। ऐसी कंडीशन में मेरा फॉर्मूला बनता है U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ, ठीक है, क्या बात समझ गए, इसे याद रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है बेटा, देखो इक्विलिब्रियम, इसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको एक बार बता दिया था। इक्विलिब्रियम पूछते हैं तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है बेटा, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा समझना, स्टेबल तब होगी कोई चीज जब वो कर्ज में हो। व्हाट इज द कर्ज, मतलब वो लोन में हो, किसी से बंधी हो, फ्री नहीं हो सकती, मतलब लोन में फंसी हुई है। इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव आएगी स्टेबिलिटी शो होगी, ठीक है। अनस्टेबल कब होगा, जब तुम्हारे पास एनर्जी पॉजिटिव होगी, जब तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी, तभी ना तुम अनस्टेबल होगे, समझ गए, चीजें ज्यादा हैं तभी आप अनस्टेबल होगे। और जब आप कर्ज में हो, समझो ऐसी बात कि मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं संभाल संभाल खर्च करूंगा, स्टेबल आदमी हूं, थोड़ा थोड़ा देना है, और जब मेरे पास भर भर के पैसा किसी, है ना, समझो एक्स्ट्रा किसी पे देना नहीं है, तो क्या करोगे, इधर उधर उड़ाओगे ना, दैट इज द अनस्टेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है, समझ गए बात को, समझिए बात को, ठीक है, वेरी गुड। समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है समझना। चलो आगे बढ़ते हैं फास्ट। अब आएंगे हम लोग डायइलेक्ट्रिक्स पे, तो सर हमें न्यूमेरिकल हमारे डायइलेक्ट्रिक से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग डायइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे। आओ देखो क्या है, डायइलेक्ट्रिक इज सब्सटेंस which does not allow the flow of charges, ये flow of charges को अलाउ नहीं करता है खुद से, ठीक है, अपने थ्रू अलाउ नहीं करता, लेकिन देखो क्या लिखा, permits them to exert electrostatic forces on one another through it, लेकिन ये अपने थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाई करने की परमिशन दे देता है कि भैया फोर्स लगा लो, ठीक है। अ डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर्स होते हैं विच कैन बी पोलराइज्ड, देखो पोलराइज्ड लिखा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ का पी रह गया था, विच कैन पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। मतलब आओ चलो ये पढ़ लिया तुमने, ये लिखने के काम आएगा। अब सीखो क्या है, सीखो कैसे बनाएंगे। तो मैंने दो प्लेटें ले ली, इधर पॉजिटिव चार्जेस रख दिए मैंने, ठीक है, और इधर मैंने रख दिए नेगेटिव चार्जेस। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लाके एक डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर रहा हूं, क्या लग रहा हूं, एक डाइलेक्ट्रिक, कैसा मटेरियल, इंसुलेटर टाइप का मटेरियल, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलराइज। कैसे सर, इसके अंदर मुझे जो चार्जेस देखने को मिलेंगे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, इसके अंदर जो मुझे चार्जेस देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, समझ में मेरी बात को।
ऐसे करके फिलअप होंगे यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। थोड़ी देर के लिए समझो कि ऐसे सारे चार्जेस बिल्कुल पास पास ऐसे बाउंड है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। लेकिन जैसे ही तुमने इसको ले जाके इसके अंदर रखा, हुआ क्या, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव अट्रैक्ट करना शुरू किया, पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर दिया। सेम एज इट इज, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू किया और नेगेटिव को रिपेल करना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, इस तरफ सर, इस डायरेक्शन में सारा माइनस चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा और इस तरफ क्या होगा सर, सारा पॉजिटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। क्या बात समझे? इस तरह से ये बिहेवियर दिखता है। तो ये क्या हो गया सर, पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया सर, ये पोलराइज्ड हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या हो गया सर, ये पोलराइज्ड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जैसे ये पोलराइज होगा और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी समझो। जब तुमने प्लस से माइनस लगाया तो इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई आउटसाइड की, अब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्यों भाई? देखो प्लस से माइनस, इधर सारे प्लस चले गए, इधर सारे माइनस आ गए, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, जैसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके अंदर नेट कितनी बची? इसके अंदर नेट कितनी बची? तो इसके अंदर नेट ई कितना बचेगा बेटा? तो ई आउटसाइड माइनस ई पोलराइज्ड। क्या बात समझे? क्या बात समझे? इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। समझ गए बात को? चलो ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और भी क्या चीजें सीखनी। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, द रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एंड द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये जो मैं मीडियम लेके आया था, इस मीडियम के लिए एक वैल्यू होती है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के। और इस के को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो के का पॉइंट देखो कैसे डिफाइन होगा। तो के इज इक्वल टू कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भैया, जो हमने लगाई थी, डिवाइडेड बाय अब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बची हुई है, तो अंदर बची हुई कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट माइनस ईपी वाली फील्ड है। ठीक है, जब इसे फाइनल करके हम लिखते हैं, मतलब जब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचते हैं, तो ये जो रिजल्ट है वो कैसे डिफाइन हो गया? कैसे डिफाइन हो गया भाई? कैसे डिफाइन हो गई? ये वाली पूरी वैल्यू कैसे डिफाइन हो गई? कैसे डिफाइन हो गई? अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ, ठीक है, अगले स्टेप में अब मुझसे कोई पूछे, ऐसे समझो कि भाई ये प्लेट है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बची हुई, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ई नॉट लगा रखी है, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनके तैयार होगी, तो आपको बार बार प्लस माइनस नहीं करना, आपको एक लाइन में आंसर लिखना, भाई बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिवाइड कर दो, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिवाइड कर दो, भाई ये वाला पार्ट इधर लेके जाओ, के डिवाइड कर दो, आ गई ना बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ गए बात को? जब भी कोई पूछे कि भाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 थी, है ना, 5 थी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लगी, तो अंदर कितनी होगी? तो तुरंत 5 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तुरंत क्या करना सर? डिवाइड कर देना। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है, अब देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है सर, तो मैंने ये लिखो ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैंने कहा इधर मैं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं और इधर मैं रख देता हूं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इससे क्या हुआ? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनके क्या होगी? तैयार होगी। ये देखो तैयार होगी, बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ले जाके एक कंडक्टर रख दूंगा, ये रख दिया मैंने कंडक्टर। अब कंडक्टर की खास बात तो तुम जानते हो कि इसके अंदर चार्जेस ऑलरेडी पहले से फ्री होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, तो क्या होगा? इसका भी पोलराइजेशन स्टार्ट होगा, इसके अंदर भी प्लस माइनस सब भरा हुआ है, आराम से बढ़िया है ना, बाउंडेड भी नहीं है। तो ये प्लस माइनस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस की तरफ सारा प्लस अट्रैक्ट हो गया, प्लस की तरफ क्या हो गया? सारा माइनस अट्रैक्ट हो गया। अब खास बात समझो सर, ये तो बिल्कुल डायलेक्ट्रिक का जैसा बिहेवियर है, फिर फर्क क्या है? तो फर्क समझना, आजा भाई खुल जा। ये माइनस चार्ज तब तक इधर जाता रहेगा, ये प्लस चार्ज तब तक इधर जाता रहेगा जब तक कि अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती। ये चार्जेस तब तक इधर इकट्ठा होते रहेंगे सर, तब तक इधर इकट्ठा होते रहेंगे जब तक आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अंदर नहीं बना लेते। इसका मतलब क्या हुआ? आउटसाइड जितनी तुमने दी है ये कंडक्टर उतनी ही इनसाइड बना लेंगे, उतनी इनसाइड बनाएंगे। और जब आप नेट ई की बात करोगे कहाँ? इनसाइड द कंडक्टर, तो नेट रिजल्ट ई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया? कैंसिल कर देंगे। ये आउटसाइड की, ये इनसाइड की, ये कंडक्टर की, तो रिजल्ट कितना है? 0। मतलब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, अगर वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो। क्या बात समझ में आई सर?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या बात समझ में आई कि जैसे रखोगे तो सर इस तरह से कहानी तुम्हें देखने को मिलेगी? समझ गए बात को? समझ गए बात को? क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? चलो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले हम वो समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये ई का बिहेवियर तुमको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं सर, ठीक है? तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम समझ लेते हैं। चलो आ जाओ, कोई बढ़िया सी पेन लेते हैं बदल बदल के, ठीक है? चलो आओ सीखते हैं। जब भी तुम किसी भी कंडक्टर को रखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी बनेगी? 0 बनेगी। कितनी बनेगी बेटा? 0। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो वहां का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा बेटा कितना हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है? अगली इंपॉर्टेंट बात समझो, अगली इंपॉर्टेंट बात, जब भी तुम्हारा कोई कंडक्टर होगा, है ना, उस कंडक्टर पे जब भी चार्जेस रखोगे तुम, है ना, वो कंडक्टर है, इस पे चार्जेस रखें, ठीक है, इनसाइड चार्जेस हैं, आउटसाइड जैसे भी हैं, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, ये जो ई निकलते हुए दिखाएंगे, ये हमेशा कैसे होंगे बेटा? 90 पे होंगे। सरफेस हमेशा एंगल कितना बनाएंगी? 90 का बनाएंगे। ये सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात समझे? ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा कितने पे एंगल बनेंगी? 90 पे बनाएंगे, ठीक है? जैसे मान लो कि हमने कोई शेल ले लिया या फिर हमने कोई कैविटी ले ली, जैसे मान लो ये कंडक्टर हो गया, इसके अंदर कोई कैविटी है, ठीक है, बाहर हमारे चार्जेस ऐसे करके हैं, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? 0 होगी। और जब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो वी हमेशा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी काम आता है। देखो हम यहाँ पे लेके अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, देखो क्या लिखा हुआ है कि द फेनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा रीजन बनाओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ना पहुंचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 होगी तो वहां का पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। और सर जब वी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो जो चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं करते। जो चार्जेस होते हैं सर वो मूव नहीं करते, और जब चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारी कार होती है, हमारी बस होती है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के प्रोसेस है। अगर कोई लाइट सर ऊपर से स्काई से आके गिर जाए बस पे, ठीक है, तो हम सेफ रह सकते हैं। कैसे? जो भी चार्ज होगा वो सब कंडक्टर की सरफेस से जमीन में चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा, और हम अंदर बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर एयर फिलअप है, और एयर एक तरह से कैविटी बना कर, क्योंकि इंसुलेटिंग है वो, तो अंदर जो जगह है वो पूरी क्या है? कैविटी। तो उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे। जब चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा, हम सेफ रहेंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज द पावर ऑफ शील्डिंग। ओके, गेट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और अगला इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे। क्या है? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है? तो कैपेसिटर क्या होता है सर? कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या? एक डिवाइस है। कैसे डिवाइस है भाई? कैसे भी बना सकते हो, कई तरह की डिवाइस होती हैं। हम उसे स्फेरिकल बना सकते हैं, ठीक है, हम उसे पैरेलल बना सकते हैं। काम क्या करना है, इसे बनाते क्यों? तो हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है कि हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर करें या फिर चार्ज स्टोर करें। भाई किस लिए बनाते हैं? एनर्जी स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करते हैं? एनर्जी। किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हो? क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो सर वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। क्या स्टोर होती है सर? क्या स्टोर होती है सर? एनर्जी स्टोर होती है। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कैपेसिटर से बढ़ते हैं तो अगला वर्ड हमारा कैपेसिटेंस क्या आता है। तो सर कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस ये बताता है कि उस कैपेसिटर में तुम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो। द एबिलिटी ऑफ होल्ड टू चार्ज, ठीक है, चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी है कैपेसिटर की, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? ये कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कोई 10 माइक्रोफैरड, कोई 20 माइक्रोफैरड, कोई 50 माइक्रोफैरड, इस तरह से चीजें वो क्या कर पाते हैं? होल्ड कर पाते हैं, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है? C is equal to Q by V. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, नॉट अ कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस है, हम जो फॉर्मूले का कैलकुलेशन करते हैं वो कैपेसिटेंस के लिए करते हैं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। क्या बात समझ गया? C इज इक्वल टू Q by V। और जब हम इसकी यूनिट बनाएंगे तो यूनिट क्या बन के आएगी भाई? फैरेड बन के आएगी। तो मोस्टली कौन सा फैरेड यूज करते हैं? माइक्रोफैरेड, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, समझ गए? तो माइक्रोफैरेड जनरली क्या होगा यहाँ पे? यूज होगा। चलो अब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं एक एक स्टेप में। क्या लिखा है? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो भाई ये स्फेरिकल कैपेसिटर एक स्फीयर हो गया, बन गया। अब इसमें तुमने अंदर क्या किया भाई? इस पे चार्ज स्टोर कर दिया चार्ज स्टोर। तो जब आप यहाँ पे चार्ज स्टोर कर दोगे तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलते हुए दिखाई देंगी, ठीक है? इसकी रेडियस हमने यहाँ पे आर लेट कर ली। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो फॉर्मूला बन के आएगा कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A
ए का मतलब क्या हो गया बेटा, इसकी रेडियस होगी। क्या हो गया, रेडियस होगी। सर इसको पढ़ना है मुझे। क्यों पढ़ना है सर, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे पास एक बिग ड्रॉप थी जिसे ब्रेक करके हमने n नंबर्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप बना दी, ठीक है। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो बताओ कि अगर पहले चार्ज Q था तो अभी Q कितना हो गया, ठीक है। अगर पोटेंशियल अभी V था तो अब बताओ पोटेंशियल कितना हो गया। तो वो इसी से होगा सर। वो कहां से होगा, इन क्वेश्चन से होगा। समझ के बात को, क्योंकि ड्रॉप है, ड्रॉप चार्ज ड्रॉप है तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर का बिहेव रखेंगे। तो क्वेश्चन यहां से होंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं सर, और अगले पे आएंगे। क्या लिखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बनाया जाए क्या पैरेलल प्लेट, तो दो पैरेलल प्लेट्स ले ली हमने। सर ये पैरेलल प्लेट्स कुछ ऐसे दिखाई देती हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये पैरेलल प्लेट जो होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है अंदर की तरफ, ऐसे पूरी, ठीक है। बड़ी सी प्लेट होती है, ऐसे करके उसको सीधा रखते हैं तो इसलिए तुम्हें एक लाइन दिखती है। अब इसके अंदर हमें चार्ज स्टोर करना है, तो ये देखो प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, तो चार्ज स्टोर कर लिया। अब जैसे चार्ज स्टोर करोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी सर, तो देखो ये चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी तो है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस है। और अगर प्लेट के बीच में डिस्टेंस है तो खास बात कौन बन के तैयार होगा, सर पोटेंशियल कितना, E इंटू डी। सर कैसे पता चला, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालूं, थोड़ी देर के लिए सिलेक्ट कर लूं कि भाई dV जो है वो V है और dr जो है वो d है, तो क्या बना, V इज इक्वल टू ed। यहीं से बन गया। समझ गए। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं सर। आ जाओ, इसके लिए लिखेंगे हम भैया बढ़िया सा फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। बेटा ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट क्या होती है, फिर से बता रहा हूं, क्या होती है, फैराड होती है। समझ गए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या है सर, एयर फिलअप है, इसलिए फॉर्मूला मेरा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम सीखेंगे व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो दो तरह का होगा कॉम्बिनेशन, एक होगा मेरा सीरीज और एक होगा मेरा पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है बेटा, बस एक लाइन से एक लाइन ऐसे जुड़ते चले जाओ। ये क्या बन रहा है, सारे सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात समझो, कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैसे, ठीक है। तो देखो ये मेरा पहला C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये मेरा C4 है, ठीक है। जब इनको आप चार्ज करोगे तो सब पे जो Q की वैल्यू होगी बेटा वो सेम जाएगी। सबको जो Q की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। और अलग अलग क्या मिलेगा भैया, तो V1 V2 V3 V4 ये सब डिफर होगा। इसके लिए फाइनली फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 एंड दैट शो ऑन 1/Cn। क्या बात समझ गए। जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमने किसका कंप्लीट किया, सीरीज का। चलो आओ अब किसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, पैरेलल कंप्लीट करो। आ जाओ पैरेलल का कनेक्शन देखो। तो पैरेलल का कनेक्शन 1 2 3 इस तरह से कनेक्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन दिखाई देते हैं, ये देखो ऐसे करके कनेक्शन है। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उस साइड में एक तरफ की जो प्लेट होगी, जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में लगे उनको पहचानने का तरीका कि उन सब की एक प्लेट का कनेक्शन किसी एक ही पॉइंट पे होगा और दूसरी प्लेट का कनेक्शन किसी अगले पॉइंट पे होगा। इस तरह से हम पहचान जाते हैं ये पैरेलल है या सीरीज, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाते हो। समझे मेरी बात को, समझे मैं क्या कह रहा हूं। आप सबकी एक एक प्लेट पकड़ो और देखो 3-4 लोगों की प्लेट एक ही जगह कनेक्ट है, फिर उनकी दूसरी वाली प्लेट एक जगह कनेक्ट है, मतलब ये सब किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। हर बार देख के नहीं पता चलेगा, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए ना, हर बार देख के नहीं पता चलेगा। ओके, अब खास बात समझो, इन सब का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सबका चार्ज क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके लिए फाइनल फॉर्मूला लिखा जाए तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड दैट डैश ऑन Cn तक, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब मैं कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिलअप कर देता हूं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिलअप करने के दो तरीके, एक बार पूरा फिलअप करो, एक बार पार्शियली फिलअप करो। तो पहला पार्शियली है, ठीक है। तो ये हम कोई स्लैब लेके आए, इसका अपना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, ठीक है। इसकी अपनी कोई विथ होगी, दैट इज द T। हमने जो अपना प्लेट लिया है उसकी विथ हमने क्या ले ली, हमने D ले ली, ठीक है। तो अब इसका जब आंसर मेरे लिए बन के तैयार होगा तो बहुत सिंपल, देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या लिखते हो भाई, D लिखते हो ना। सिंपल सी बात है, याद करने का तरीका देखो क्या होता है, D होता है। अभी तुमको लग रहा है कि तुमने पूरा D एयर से कवर किया, नहीं ना, इतना वाला पार्ट कौन कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है।
कौन कवर कर रहा है भाई? ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। तो क्या लिखो, कितना बचा तुम्हारे पास? d माइनस टी बचा, प्लस प्लस सर थोड़ा सा कैपेसिटेंस इसके अंदर भी तो जनरेट हुआ होगा, इसके आने से कुछ वैल्यूज में चेंजेस हुए होंगे ना, तो और कौन सा अमाउंट ऐड करोगे? तो d माइनस टी करने के बाद क्या कर देना है बेटा? t बाई के कर देना है। क्या कर देना है? t बाई के कर देना है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? चलो अब फुली में आ जाओ, फुली में आ जाओ। तो फुली में कैसे भाई? देखो ये पूरा वाला पार्ट यहाँ तक फिलअप है, इसका भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो लिखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। अब पूरा पूरा है तो बेटा d ही रहेगा, पूरा पूरा है तो d ही रहेगा। फर्क क्या आएगा? जब ये k का पार्ट आता है तो ये k का पार्ट यहाँ अपॉन में दिखेगा, और जब ये वाला पार्ट अपॉन में दिखेगा तो फाइनली फॉर्मूला क्या दिखेगा? k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। इससे पता क्या सीखने को मिला कि आप चाहे फुली फिलअप करो चाहे पार्शियली फिलअप करो, बस फिलअप कर दो। इससे क्या होता है कि एप्सिलॉन जो C कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स बढ़ता है। देखो अपॉन में क्या घूम के पहुंचेगा ना ऊपर, घूम के पहुंचा ना ऊपर, मतलब k टाइम्स C इंक्रीज कर जाता है। बस आप फिलअप करो। क्या बात समझे? बस आप फिलअप करो। चलो अगला, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम इन सबको तो याद करते हैं पर इस पे फोकस नहीं करते। अब कोई कंडक्टिंग स्लैब हमने रख दी, तो कंडक्टिंग स्लैब में अभी तुम सीख क्या हो ना कि भाई इधर प्लस है इधर माइनस है, तो सारा माइनस इधर इकट्ठा होगा, सारा प्लस इधर इकट्ठा होगा। और ये कब तक इकट्ठा होगा? जब तक सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल ना हो जाए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा जीरो है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो इतने में बची और इतने में बची, सिर्फ इतने ही एरिया में बची, बाकी खत्म हो गई। मान लो ये टी है, ठीक है, तो सिर्फ इतने पार्ट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बची है। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब जो रिजल्ट आएगा वो वाला पार्ट मेरे किसमें होगा? d माइनस टी के पार्ट में होगा। किसमें होगा मेरा? क्या बात समझे? ठीक है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन d माइनस टी होगा। ठीक है, हमने फोन देख के कल कर लिया, हो रहा बढ़िया चल रहा है। ओके, तो ये बात समझ में आई। बस करना है क्या? देखो इसने से पार्ट में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दी, तो जितने में बची ना उतने पार्ट से तुम्हारा कैपेसिटेंस का टर्म बनेगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पे कैपेसिटेंस कैसे बनेगा भाई? एनर्जी स्टोर करनी है ना हमको, ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हो गया। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो कितने टाइम्स डिक्रीज होता है भाई? d माइनस टी टाइम्स ऑफ रिजल्ट क्या होता है हमारा, वहीं पे कम करना पड़ता है। समझ गए? इसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट यहाँ पे बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स पैरामीटर, ठीक है, तो ये डायलेक्ट्रिक पैरामीटर्स पे हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट चेंज होते हैं। तो ये दो टर्म्स में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन्हें याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है तो ये टर्म पूछे रहते हैं। देखो पहली बार बैटरी कनेक्ट रखो, अगली बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लो। सॉरी, डिस्कनेक्ट पहले फिर कनेक्ट है। ओके, अब समझना, एक कोई कैपेसिटर है ना, और बैटरी इसमें से हटा दी हमने ऐसे, और उसके अंदर हम लाके, ये है, इसके अंदर लाके हमने कोई एक डायलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। देखो ये फिलअप कर दिया। जैसे ही तुम ये काम करोगे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सबसे पहले भाई जो चार्ज है Q वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि चार्ज बढ़ा के देने के लिए कोई है नहीं, चार्जेस यहां निकल तो जाएंगे नहीं और आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप करो तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटेंस कहता है कि मैं और चार्ज स्टोर कर सकता हूं, और चार्ज स्टोर कर सकता हूं, मतलब चार्ज मुझे और दे दो तो मैं रख लूंगा। अब चार्ज देने की बारी आई तो भाई बैटरी तो तुम्हारी है नहीं ना, डिस्कनेक्ट है, इसलिए क्यों क्या है? कांस्टेंट है। अगर होती तो मिल जाता। आगे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर वो उसके k टाइम्स डिक्रीज होगा। जो भी इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्या बात समझे? कैपेसिटेंस की बात करो तो सर कैपेसिटेंस जो होगा वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम इंक्रीज होगा? k टाइम्स। एनर्जी स्टोर की बात करो, एनर्जी स्टोर की बात करोगे तो एनर्जी भी k टाइम्स क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझे? चलो एक और टर्म था वो भी ऐड कर लेते हैं इस वक्त, वो भी सीख लो। कौन सा टर्म है? वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो भी कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई? अगर पोटेंशियल k टाइम्स गिरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? k टाइम्स गिर जाएगी। तो याद रखो मोस्ट ऑफ द चीजें देखो सब गिरी हैं, सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ता है, ये हर बार बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब चार्ज मिलने की बारी आई तो बैटरी नहीं थी, इसलिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। अभी क्या हुआ? इसके अंदर हमने फिर से कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप किया, लेकिन इस बार बैटरी कनेक्ट रही, इस बार बैटरी कनेक्ट रही, ठीक है। अब जब बैटरी कनेक्ट रही तो क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है दौड़ के बढ़ेगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा भाई? C टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि K था। अब जैसे कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज कहेगा मैं और स्टोर कर सकता हूं, जो चार्ज कहेगा और स्टोर कर सकता हूं तो चार्ज भी K टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सप्लाई करने के लिए बैटरी है ना। ओके, अब आती है पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है भाई, जितना पोटेंशियल वो सप्लाई कर रही है अगर कम ज्यादा होगा तो वो तुरंत मेंटेन कर लेगी। यानी यहाँ पे V क्या होगा, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अच्छा यहाँ नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ लिखे थे सबसे लास्ट में, तो E क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। ओके एनर्जी में बात करते हैं, एनर्जी तो एनर्जी भी सर के टाइम्स बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस के टाइम्स हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या बोला कि वो कांस्टेंट आएगा, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, नहीं याद कर लो, क्या बात समझे, यू था सॉरी यहाँ पे, क्लियर हुआ, आई बात समझ में। ई कांस्टेंट वी कांस्टेंट, चार्ज बढ़ गया तो जैसे चार्ज बढ़ा एनर्जी भी बढ़ गई, समझ गए बात को, क्लियर हुआ। चलो आगे सीखते हैं और क्या मेरे पास बचा हुआ है तो वो भी समझ लेते हैं इस वक्त, फिर कहानी खत्म करेंगे। अभी मेरे पास कोई कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक आ गया, मतलब एक कैपेसिटर के बहुत सारे अभी एक एक भर रहे थे, अब बहुत सारे भर दिए, ठीक है। तो पहली बार में देखो हमने ऐसे कुछ रखा हुआ है, फिर अगली बार ऐसे रखा हुआ है, तो देखो क्या है, एक ऊपर एक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, तो ये सर पार्ट हो गया मेरा पैरेलल का। कौन सा पार्ट हो गया, पैरेलल का। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है, तो एक इसका पार्ट हो गया बेटा, सीरीज का पार्ट हो गया, ठीक है, सीरीज का पार्ट हो गया। अब देखो इन सब में खास खास बातें पहले समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसका फॉर्मूला बना के देंगे, ठीक है। देखो जब भी हम इसको फिलअप करते हैं तो ध्यान समझना, यहाँ जो एरिया ऑफ प्लेट होता है, जितने भी डायलेक्ट्रिक्स हैं वो सारे एरिया क्या होते हैं बेटा, डिफर डिफर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज सेम होती है और वो क्या होती है, उनकी डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है या फिर जो इनकी थिकनेस होगी वो क्या होती है भाई, सेम होती है। समझ गए बात को, क्या बात इतनी समझे, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सबको के अलग अलग दिख ही रहा है, ओके। अब इसका बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है, तो C = ε0 A/d, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे। अब इस खास बात समझो, खास बात समझो कि सबका D सेम है तो D2 सेम रखना पड़ेगा, लेकिन A की वैल्यू सब में अलग अलग है, E की वैल्यू सब में अलग अलग है, और ऊपर से K1 K2 भी अलग अलग है। तो क्या करो, हर एक प्लेट का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, K1 A1 K2 A2 KN AN, बात खत्म, बन गया फॉर्मूला, सिंपल ईज, याद हुआ और कुछ नहीं उखाड़ना था सर, ऐसे याद हो गया। इस पे आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें देखो सबका एरिया सेम है, सब ऐसे पूरा फिलअप है, एरिया सबका एरिया सेम है। मैं लिखूं यहाँ पे ए क्या है बेटा, सेम है, डिस्टेंस क्या है, डिफर है, सब T1 T2 T3 से है, K1 K2 तो अलग अलग है। इसका भी फॉर्मूला लिखा जाए, चलो इसका फॉर्मूला मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, ठीक है, ताकि डिफर दिखे। देखो कैसे लिखोगे, C = ε0 A/d, यही होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझो भाई, सबका A सेम है तो ε0 A तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो बढ़िया आ गया, ε0 A तो बढ़िया बढ़िया आप लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो सारी दिक्कत है वो D में है, सारी दिक्कत कहाँ है, D में है, तो D T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे जुड़ा हुआ है, और फिर हमें K1 K2 K3 भी है। तो आपको पता है कि K अपॉन में होता है, वो घूम के ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखोगे, देखो T1/K1 T2/K2 T3/K3 प्लस TN/KN, ऐसे याद करना है, सिंपल था, ऐसे याद कर लो, बात खत्म। कैलकुलेशन करना है हमें, है ना, हमें नंबर चाहिए, हमें फॉर्मूला याद होगा तब नंबर्स आएंगे। समझ गए बात को, समझ गए बात को सर, सीखने को मिला, सीखने को मिला। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट देखेंगे, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन आ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीखो कि एनर्जी का जो कहानी होती है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती कितनी है, तो U = ½ CV², ये एनर्जी स्टोर होती है हमारे कैपेसिटर के अंदर। इसके और फॉर्मूले भी लिख सकते हो, तो और फॉर्मूले में लिख सकते हो ½ Q²/C, एक ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एक फॉर्मूला इसी का बनेगा, सब में बस CV वैल्यू बदलते जानी, ठीक है। एक फॉर्मूला बनेगा QV का। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, कोई भी जो तुम चाहो वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इजीली तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत सारे कैपेसिटर है सीरीज में रखे हुए हैं, अब मुझे उनकी एनर्जी निकालनी है, ठीक है, मुझे उनकी एनर्जी निकालनी है। तो समझना, हमेशा जब भी उनकी एनर्जी निकालनी हो, कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज हो, तो यू का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला यूज करना, Q²/C। सर क्यों ऐसा आप कह रहे हो, क्योंकि सीरीज में सबके चार्ज सेम होते हैं, सीरीज में सबके चार्ज सेम होते हैं, तो आपको आराम से Q रखना पड़ेगा, बहुत आराम से काम बन जाएगा। तो इसका जब फाइनली फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, U1 U2 U3 से लेके कितने UN तक। भाई C1 C2 तो अलग अलग होगा, इसलिए ऐसे, समझ गए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर, जो सेम हो। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला सर, क्या बात समझे, ये वाला फॉर्मूला। तो लिखें U = ½ CV² यूज करोगे, और फिर इसका यूनिट कैसे मिलेगा, तो U1 U2 U3 सब में बस सीधे सीधे ऐड कर देना। बस कैलकुलेशन करने में
ये यूज करना पैरेलल में और सीरीज में यूज करना। बस अगर तुमने इतनी ट्रिक को यूज कर लिया तो तुम्हारा हमेशा काम बन जाएगा, सदा सुखी रहोगे बच्चा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है सर? एक लाइन में एनर्जी डेंसिटी खत्म करें, आओ। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ओके, अगले स्टेप में क्या लिखोगे भैया? हाफ C की वैल्यू क्या होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मल्टीप्लाई। अब V क्या होता है? V क्या होता है तो जरा समझो। E इज इक्वल टू क्या होता है भाई? कैपेसिटर के लिए V बाई डी क्या होता है? तो V इज इक्वल टू निकालो बेटा, क्या मिलेगा? E इंटू डी। तो यहाँ लग दो E इंटू डी और होल स्क्वायर तो लगा दो, लगा दिया। अगले स्टेप में आ जाओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मल्टीप्लाई करो बेटा, तो E स्क्वायर डी का स्क्वायर। तो सर एक डी से डी ले बहते, खत्म कर देते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। नहीं है ना? नहीं है ना? चलो ओके ओके ओके, एक काम करना है मुझे, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इज इक्वल टू ई डी हो गया। ठीक है, ये यहां से निकाला हमने। चलो अब मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा यहां बढ़ाता हूँ। जरा देखो क्या बचा मेरे पास। तो मेरे पास बचा है बेटा हाफ, मेरे पास बचा है एप्सिलॉन नॉट, मेरे पास बचा है E, मेरे पास बचा है D और मेरे पास बचा है E स्क्वायर और ये है U। तुमको बनाना है एनर्जी डेंसिटी। तो डेंसिटी डिफाइन करने के लिए भाई देखो, प्लेट है तो प्लेट का एरिया भी है और फिर ऐसे लेंथ भी है। कैपेसिटर कैसे? इस तरह से है कैपेसिटर, ये प्लेट है और फिर इनके बीच में डिस्टेंस D है। तो डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी? उसके वॉल्यूम से डिफाइन होगी, समझ गए? अगर कोई सरफेस होता तो केवल एरिया से डिवाइड कर देते तो डेंसिटी हो जाती है। कोई केवल एक लाइन होती तो लेंथ से डिवाइड कर देते तो डेंसिटी बन जाती। लेकिन यहाँ पूरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए किससे डिवाइड करोगे? V से। तो देखो A एरिया, D फॉर लेंथ, ये बन गया वॉल्यूम, लिया अपॉन में। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। खत्म हो गया सर। आई बात समझ में? इसको चाहो तो एक छोटे यू से रिप्रेजेंट कर लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये याद करना है तुम्हें। समझ गए? समझ गए सर। एनर्जी किसमें होगी? पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगी सर? जूल में होगी। ओके, अब ये थोड़ा सा एक बार देख लो, क्योंकि चांसेस कभी कभी इनके बनते हैं ना, आजकल ये लोग इधर उधर बहुत घुमाने लगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बात करें। एक बड़ा सा सेल है, दूसरा सेल है। अब ये C1 कैपेसिटेंस का, ये C2 कैपेसिटेंस का है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके, अब मुझे यहां से वहां तक चार्ज स्टोर करना, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मेरी बात समझो, चार्जेस तब तक आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल्स आपस में क्या ना हो जाए? सेम हो जाए। दोनों की वैल्यू तब तक चार्ज एक दूसरे को भेजते रहेंगे जब तक दोनों क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो अब इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज? तो मान लो यहाँ पे बचता है Q1 और यहाँ पे बचता है Q2। मान लो यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था। तो अब जब ये चार्ज की जो स्टोरिंग हुई है ना, वो किस बात पे डिपेंड करेगी? तो उसको बहुत अच्छे से याद रखना। Q1 बाई Q2 का रेशियो इनके कैपेसिटेंस पे सीधे सीधे डिपेंड कर जाता है, क्योंकि सर V की वैल्यू सेम होती। V1 इज इक्वल टू V2, C इज इक्वल टू Q बाई V। V को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? Q1 बाई Q2, C1 बाई C2। समझ गए बात को? तो यहां से जो भी चार्ज स्टोर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर जो बचेगा, वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो पे डिपेंड करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट मिलेगा। समझ के बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, ठीक है, तो हमने फिनिश कर दिया। ओके सर, फिनिश्ड। तो सारे टर्म्स कवर कर लिए, हर एक चीज पे हमने बात कर ली, सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए, कैसे कौन सा क्वेश्चन कहां पे रखना है, कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सारी चीजें बात हो ली। हमने थ्योरीज भी देख ली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर एक थोड़ा सा और काम हो जाए, थोड़ा सा और काम हो जाए। कैसे? क्या सर, अगर मुझे ग्राफ मिल जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो इसीलिए चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहते हो? थोड़ा सा सर देख लिया जाए ना, ग्राफ पे बात कर ली जाए, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला ग्राफ भाई KQ बाय R बनाओ जरा। ये V हो गया, ये R हो गया। ग्राफ इनवर्सली पे पूछ रहा है ये जो, ठीक है, मैंने कहा था बल को थोड़ा कम रखना है, ये ले जाओ, कोई दिक्कत? ओके, अब यही पोटेंशियल का अगर मैं बना लू, किसके लिए बना लू मैं? हमारे डाइपोल्स के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया था भाई आपने? KP बाय R स्क्वायर। तो क्या होगा? ये हो गया, ये R हो गया, ये V हो गया। कैसे ग्राफ जाएगा? थोड़ा बल्क बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? और स्फेरिकल सेल वाला वहां पे सीख ही चुके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये ग्राफ है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चंस बना के तुमसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर सेकंड कवर हो गया। ये श्योर शॉर्ट है सर, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बिल्कुल दिमाग से बाहर नहीं जाने देना है। ये सब रहे दिमाग में, सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, और फिर इनको एक बार पढ़ दो, 2-3 बार रिपीट करो, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। पेपर में बैठना तो एकदम सब पता रहे तो मजा आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जल्दी से मिलते हैं थर्ड श्योर शॉर्ट पे।